दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि अधिकार होते हैं व्यक्ति को जो जन्मजात मिलते हैं या प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अधिकारों का घोषणा पत्रों की मांग। जो अधिकार है उनका घोषणा पत्र यानी अधिकारों का घोषणा पत्र की मांग कब की गई थी? तो इसकी मांग की गई थी 1928 में। मैं यहाँ लिखना भूल गया, लेकिन इसका आंसर आएगा जो अधिकार घोषणा की पत्रों की मांग की गई थी 1928 में। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, उनकी सुरक्षा और गारंटी स्वयं संविधान करता है। जो मौलिक अधिकार है व्यक्ति के, उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, और जो मौलिक अधिकार की सुरक्षा है और जो गारंटी है उसकी स्वयं संविधान करता है। सरकार मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। जो मौलिक अधिकार है उस पर सरकार औचित्यपूर्ण यानी जो उचित हो और स्वीकार भी हो प्रतिबंध लगा सकती है। अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, जो पहला है समानता का अधिकार। समानता यानी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये संविधान में कुछ अनुच्छेद होते हैं, उनके अनुसार ही ये अधिकार है। भी समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में है। तो अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता, यानी जो कानून होगा, जो हमारे देश में कानून चलेगा, उसके समक्ष सभी व्यक्तियों को समानता मिलेगी और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जो अनुच्छेद 15 यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ नस्ल, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक पद नियुक्ति में समानता मिलेगी, यानी जो कोई भी नौकरी है उसमें समानता मिलेगी। लेकिन इसका एक अपवाद है, जो है राज्य के अधीन किसी भी नौकरी में SC ST को आरक्षण है। जो राज्य में, यानी अब हम रहते हैं राजस्थान राज्य में, अगर इसके अधीन कोई भी नौकरी निकलेगी, यानी राजस्थान में काम करने वाले में कोई भी नौकरी निकलेगी, तो उसमें SC और ST को आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत और अप्रत्यक्षता का अंत, यानी जो हमारे पहले भारत में छुआछूत होते थे उसका अंत कर दिया गया है, और यह है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी कोई भी उपाधि नहीं मिलेगी सिवाय सेना और शिक्षक पद के अलावा। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। जो व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है वह है अनुच्छेद 19 से 22 में। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है और कहीं भी भाषण दे सकता है। संघ बनाना यानी ग्रुप बनाना और सभा करने, भारत में किसी भी स्थान पर घूमने, भारत में किसी भी स्थान में बसने और बोलने की आज़ादी, यानी कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी स्थान पर घूम सकता है, किसी भी स्थान पर बस सकता है और उसको बोलने की आज़ादी है। अनुच्छेद 20 सजा पाए लोगों की सुरक्षा और प्राणदायक सुरक्षा है, मतलब जो लोग जेल में बंद हैं उनको सजा हो रही हो और उनकी भी सुरक्षा है। अनुच्छेद 21 प्राणदायक अधिकार और प्राणदायक सुरक्षा है, यानी कोई व्यक्ति है उसको जीवन का अधिकार है और प्राणदायक अधिकार है। अनुच्छेद 22 कानून का संरक्षण और बंधुआ मजदूरी का अधिकार, जो कानून का संरक्षण होगा और बंधुआ मजदूरी का भी अधिकार है। अब है तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम निषेध, यानी बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, यानी मनुष्य के साथ गलत व्यवहार नहीं होगा। और दास प्रथा पर रोक, यानी दास प्रथा पर भी रोक होगी। हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 24 बाल श्रम को पुनर्प्रतिबंधित करते हुए संरक्षण प्रदान करना है, यानी बाल श्रम नहीं कराया जाएगा और उसको अगर कोई व्यक्ति बाल श्रम कराया जाता है तो उसको सजा होगी और बच्चों को संरक्षण प्रदान होगा। फ्रेंड्स, ये एक नोट है जो याद कर रहे हैं आपको कि 10 अक्टूबर 2006 से 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को कारखानों में रोजगार के लिए प्रतिबंधित किया। मतलब 10 अक्टूबर 2006 से 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं वो कारखानों में काम नहीं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, जो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण में धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 यानी धर्म का प्रबंधन एवं संरक्षण धार्मिक क्रियाकलापों का अधिकार। जो अनुच्छेद 26 है इसमें कोई भी व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलाप कर सकता है और उसको धार्मिक क्रियाकलाप करने की स्वतंत्रता है।
अनुच्छेद 27 भारत में धर्म को कर मुक्त रखा जाएगा, यानी भारत में धर्म के को कर मुक्त रखा जाएगा और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, व्यक्ति अपना धर्म का प्रचार कर सकता है। अब है अनुच्छेद 28, यह बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और याद करना है आपको। शिक्षण संस्थानों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो शिक्षण संस्थान है, कोई भी जगह अगर धर्म की शिक्षा दी जाएगी तो उस पर प्रतिबंधित किया जाएगा उसको। लेकिन अनुच्छेद 28 ये कहता है कि शिक्षण संस्थानों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब हम पढ़ेंगे 5वां मौलिक अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का अधिकार। जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जिनकी जनसंख्या कम है, वह अपनी भाषा, लिपि यानी उनकी अलग ही भाषा है और उसकी संस्कृति का भी अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदायों का प्रबंधन एवं प्रशासन। जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको प्रबंधन प्राप्त है। अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे 6वां मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है और ये आपको वेरी इम्पोर्टेंट है, याद ही करना है आपको। अब हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आता है अनुच्छेद 32 जो है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के भाग को सर्वाधिक प्रकाशमान या अलौकिक अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। जो अनुच्छेद 32 है इसको B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी है। ये भी लाइन आपको याद करनी है। अनुच्छेद 31 इस अनुच्छेद को हटा दिया गया है और 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। जो अनुच्छेद 81 है इसमें संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वां संशोधन करके मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में डाल दिए गए। अब इस अधिकार में यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार में अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए रीट जारी होती है। अब रीट क्या होता है ये हम देखते हैं। रीट होती है किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होने पर उच्च पदाधिकारियों द्वारा रीट जारी किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति है उसका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह उसके खिलाफ रीट जारी की जाएगी जो हनन कर रहा है। और रीट एक लेख होता है। रीट 5 प्रकार की होती है। पहली परमादेश, इसके द्वारा जब किसी व्यक्ति को लगे कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो परमादेश रीट जारी किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को लगे कि कोई पदाधिकारी यानी जो कोई उच्च पद पर है और वो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो उसके खिलाफ रीट जारी होती है। दूसरी बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समय ले जाया जाती है। इसमें है अगर कोई व्यक्ति है किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर दिया जाता है और वह पुलिस को ऐसा लगता है कि वो कोई गलत काम करने वाला है तो उसको 24 घंटे के अंदर अपने निकटतम मजिस्ट्रेट यानी कोई भी जो वकील है उसके समक्ष पेश किया जाता है। तीसरी प्रतिषेध और निषेध। यह उच्च पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को किसी भी कार्य को करने की मना की जाती है कि यह कार्य उसका क्षेत्र में नहीं है। अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय काम करेगा तो उसके खिलाफ प्रतिषेध या निषेध रीट जारी होगी और उसको बताया जाता है कि ये कार्य तुम्हारे क्षेत्र का नहीं है और तुम्हें यह कार्य नहीं करना चाहिए। अब आता है अधिकार परीक्षा यानी चौथी रीट। इसमें पदाधिकारियों द्वारा यह पूछा जाता है कि तुम्हें यह अधिकार किसने दिया है। और 5वीं रीट है उत्प्रेक्षण। इस रीट में अधिकार से अधिक जानकारी प्राप्त करने को कहा जाता है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले पार्ट की ओर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए हमारी तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके साथ ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो लाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर देखें और फुल वॉच करें।